हमारा जो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो पहले हमें इसका ये समझना पड़ेगा कि करंट का जो बेसिक थिंग है वो शुरू कहाँ से हुआ। तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पहले थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का पता हमें उसके बहुत बाद चला, ठीक है। और ये सारी की सारी कहानी स्टार्ट होती है बेंजामिन फ्रैंकलिन से इन 1746। तो ये अमेरिकन स्टेटमेंट से एंड इन्वेंटर who began to experiment with electricity, ठीक है। So he developed a theory that electricity consists of a single fluid, a positive object who has excess of this fluid or the negative object which has a deficiency of it। तो ये थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग है कि कहाँ से क्या शुरुआत हुई, पर हमें इसका उसके साथ लेना देना कोई नहीं, एग्जाम के साथ सिर्फ हमें समझना है। उसके बाद जो डिफरेंट लोग थे जो इसके बीच में साइंटिस्ट इन्वेंटर्स इसमें जिन्होंने इसमें हेल्प की इसको, उनमें थे 1786 में इटालियन साइंटिस्ट थे लूगी गैल्वेनी, उसके बाद एलेजेंड्रा वोल्टा, देन एंड्री एम्पियर, और अनदर वन वाज जॉर्ज ओम। ये सारे के सारे नाम आप अभी चैप्टर के जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा आप सुनते जाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास चार्ज। सो व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज। तो चार्ज की डेफिनेशन अलग अलग लोग अलग अलग बताते हैं, पर ये इसकी एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और वो डेफिनेशन क्या है कि चार्ज इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अलग अलग नहीं कर सकते, ये दोनों जुड़ी हुई हैं किसके साथ, चार्ज के साथ, ठीक है। सो चार्ज इज अ फंडामेंटल पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद जब तक हमें ये नहीं पता था इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं प्रोटॉन्स क्या होते हैं, तो हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में हमें एक चीज नजर आई, और वो नजर क्या आई, वो था कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या ये ठीक है? नहीं, ये कभी भी गलती नहीं करना, ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और दूसरा जो था हमारे पास दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वो दोनों के दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। लेकिन हमें इसकी थोड़ी सी कहानी में चलना पड़ेगा। अब चार्जेस तो हम बोल रहे हैं, तो ये कौन है अनलाइक चार्जेस और लाइक चार्जेस। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, ठीक है। सो उसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो आपके पास दो चार्जेस थे, एक थे पॉजिटिव चार्ज और दूसरा था नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जैसे अच्छे लोग होते हैं और बुरे लोग होते हैं, मतलब समझने के लिए। नाउ प्रॉब्लम ये है कि चार्ज बनता कैसे है। अब इसको समझने के लिए आप एक पहले न्यूट्रल एटम को सोचते हैं। हम एक न्यूट्रल एटम लेते हैं। तो हमने केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके पास इलेक्ट्रॉन दौड़ते रहते हैं। तो जो न्यूट्रल एटम होता है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में होते हैं दे आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं ए, उसमें मान लेते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन है 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है 10। तो ये न्यूट्रल है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल है। अब इससे दो कंडीशंस बनती हैं यहाँ। कौन सी कंडीशंस बनती है? दो कंडीशन, एक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मुझे ये समझना है कि भैया ये हो क्या रहा है, क्या बकवास हो रही है ये। तो आप यहाँ ध्यान से देखो कि मैंने दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स को लिया है, मैंने प्रोटॉन्स की तो बात ही नहीं की है।
क्यों? क्योंकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में हम एक चीज समझते हैं कि नॉर्मल स्टेज में नॉर्मल रिएक्शन जो होते हैं, केमिकल रिएक्शन, उसमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन्स नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस पे। तो न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स का निकलना, इट मींस न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसके लिए बहुत सारी एनर्जी या तो चाहिए होती है या निकलती है, तो पॉसिबल ही नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ही हैं वो बदतमीज, वो आवारागर्द बच्चे जो कभी क्लास से बाहर चले जाते हैं, कभी क्लास के अंदर आ जाते हैं, कभी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा आगे जाते हैं। शरारती बच्चे, नॉट, हम थोड़े शब्दों को सही करते हैं, शरारती बच्चे। ठीक है, तो ये वो शरारती बच्चे हैं। अब मान लीजिए हम इस पहली कंडीशन को लेते हैं कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर दिया। अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बच्चे? वो तो 10 ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। अब यहां क्या समझना पड़ेगा कि चार्जेस जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ गया, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन ने 8 प्रोटॉन को तो हैंडल कर लिया, लेकिन 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए, इट मीन पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पर कैसे बढ़ा? ये शब्द गलत है, बढ़ा नहीं है, बढ़ा नहीं है वो कहीं बाहर से पॉजिटिव चार्ज आया नहीं है। यहां हम ये बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो चार्ज क्रिएट हुआ वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। कितना हो गया? 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब हम कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो व्हेन वी टॉक अबाउट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास प्रोटॉन तो वही रहेगा 10, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? मान लो ये हो गए 12। सो यहां क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज्ड, वहां लॉस हो गया था, यहां बढ़ गया है। तो इट मींस इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। कौन सा क्रिएट हो जाएगा? 2 नेगेटिव चार्ज इस एटम पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब इसके आगे हम चलते हैं। सो सवाल ये पैदा होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कहानी इससे आगे कैसे बढ़ेगी। तो उन्होंने कहा कि प्रोटॉन्स तो हमारे निकल एटम को छोड़ के नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही जाएंगे। तो हमारे पास जो मटेरियल होता है बेटा, मान लो ये एक मटेरियल है, इसमें बहुत सारे एटम्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स और एटम से बना हुआ है। ठीक है, तो जैसे हमारी जिंदगी में या क्लास में कुछ बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, वो क्लास में बैठे रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो नाचते रहेंगे, इससे टॉयलेट जाना है, कभी सिर दर्द है, कभी कॉफी रखने जाना है, कभी वो जाना है। सो वो क्या बच्चे होते हैं, फ्री माइंडेड बच्चे होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है टिकट से कि नहीं अभी पढ़ा रहे हैं तो पढ़ ही लें। सो ऐसे ही इस कंडक्ट कुछ सब्सटेंसेस में देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम की तरफ को भागते रहते हैं, लेकिन वो मटेरियल को नहीं छोड़ रहे हैं, मटेरियल को नहीं छोड़ रहे हैं, आपस में भागते, अरे बड़े भागते रहते हैं। ठीक है, टेंडेंसी, थोड़ी सी एनर्जी मिली, इधर से उधर भागे, इधर से उधर भागे। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज इन सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब इसके बेस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस हो सकते हैं। एक वो तरह की, क्योंकि हम कंडीशंस होते हैं क्या क्या हो सकता है साइंस में हमेशा, क्या, क्यों, कब और कैसे। तो हम इसमें ये सोचते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और कुछ में नहीं होंगे। तो जिसमें नहीं होंगे उसमें चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, और जिसमें होंगे उसमें चार्ज फ्लो करेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, जिनको हम नाम देते हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स। पहले दो, उसके बाद और भी बताऊंगा मैं। तो पहले देखते हैं, पहली कॉन्सेप्ट है हमारे पास कंडक्टर्स।
So what are conductor? These are the substances which allows the charge to pass. अभी इनकी डेफिनेशन और अभी आएगी, पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले रहे हैं, फिर इसको और ज़्यादा अच्छे से समझेंगे. देन कंडक्टर्स के बाद आ गया हमारे पास इंसुलेटर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंसुलेटर? दोज who do not allow the electrons to pass or charge to pass. In other sense, conductor which have free electrons, but insulators do not have. क्योंकि अगर नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वो फ्लो नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो जब ये, अब हमने ये तो समझ लिया कि चार्ज फ्लो कर रहा है, तो जब कोई चीज फ्लो कर रही है या कोई नई चीज वहां समझ आ रही है हमें, तो साइंस उसको एक नया नाम देती है. तो ऐसे ही एक नया नाम बनकर आया करंट. तो अब हमें समझना व्हाट इज करंट. ठीक है, सो करंट की सिंपल सी डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ चार्ज. क्या डेफिनेशन है? द फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट. ठीक है, अब यहां आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा. अभी मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स हमें बाद में पता चले, चार्ज हमारे पास पहले था. तो हमारे पास दो तरह के करंट आते हैं. ठीक है, एक वो करंट जो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, वो करंट जो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, तो उसको हम नाम देते थे, दिया हमने कन्वेंशनल करंट. क्या नाम दिया हमने? कन्वेंशनल करंट. और एक वो थे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद आए, तो उसको हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक करंट. तो कोई आपसे पूछ सकता है कि भैया व्हाट इज कन्वेंशनल करंट? वो करंट की वो डेफिनेशन जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले हुई थी, और इलेक्ट्रिक करंट जो उसकी बाद हुई. ठीक है, तो हम जो इस पे बात करेंगे वो इलेक्ट्रिक करंट ही है. ठीक है, तो अब यहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा समझ लेते हैं. करंट का फ्लो ऑफ करंट ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशनल करंट. मान लो हमारे पास एक बैटरी है, ये इसको थोड़ा सा लंबा बनाना पड़ेगा मुझे, और ये छोटा सा ये सर्किट बने. ठीक है, ये याद रखना, जो लंबी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो छोटी वाली होती है वो नेगेटिव होती है. ठीक है, सो कन्वेंशनल करंट क्या कह रहा था? वो चल रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. ठीक है, और जो नया करंट हमने अभी इलेक्ट्रिक करंट के बेस पर बनाया, वो उसकी डायरेक्शन उससे उल्टी थी. मतलब हम फिर यहां एक बैटरी लेते हैं और ये ले लिया, तो उसका करंट था इधर से. तो अब हम ये कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट. यहां तक बात समझ आ गई? अब हम इससे थोड़ा सा बच्चे आगे चलते हैं. ठीक है, अब हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जो थे वो फ्लो ही क्यों कर रहे थे. क्या मौत पड़ गई थी, ऐसी क्या मुसीबत पड़ी हुई थी कि एक जगह से दूसरे जगह को नाचो? तुम क्यों नाच रहे थे तुम भी? आप अगर इसको ध्यान से देखें तो आप अपने कंडक्टर में आराम से, इसको कलर कौन से चेंज, ये लेते हैं, आराम से यहाँ नाच रहे थे. एक एटम से दूसरे में, दूसरे में तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे नाची जा रहे थे अनके. अब ऐसी क्या मुसीबत पड़ गई कि तुम एक ही डायरेक्शन को भागने चल पड़े. ठीक है, तो देखो, जो शरारती बच्चा होता है उसको एक सही डायरेक्शन में लाना थोड़ा मुश्किल होता है. वो अपने आप नहीं आता, उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है.
ठीक है। तो उसको एक सही डायरेक्शन में लाने के लिए आपको एक मेंटर, एक टीचर और एक स्ट्रिक्ट आदमी चाहिए होता है जो उसको गाइड करे, ठीक है, उसको फोर्स करे सही डायरेक्शन में जाने के लिए। बात समझ आ रही है? तो वो जो फोर्स थी, हमने उसके बारे में सोचना शुरू किया कि वो क्या चीज थी, ठीक है। तो उसको जब हमने सोचा तो हमारे पास एक नया शब्द बनकर आया जिसको हमने बोला पोटेंशियल, जिसको हमने बोला पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? देखो, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन कुछ और है और समझने के लिए हम इसको और ले सकते हैं। इसको ऐसे ले सकते हैं जैसे पानी है वो हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ को भागता है अपने आप साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर लेकर जाना हो तो हमें मोटर लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है। बात समझ आ रही है? ठीक है ना। ऐसे ही एक कैंचा लो, उसको हाइट से छोड़ दो, इंक्लाइन सरफेस पे टेढ़ी ढांक पर छोड़ दो, अपने आप ही नीचे को जाएगा। फिर आपने कई रील्स और वीडियो देखे होंगे जिसमें कि वो क्या करते हैं कि कुछ होते ना नमूने जैसे, वो एक टायर को लेंगे बड़ी पहाड़ी से, फिर नीचे को छोड़ देंगे, फिर टायर नाचता नाचता नीचे तक जाता है। अब उस टायर को कोई खींच थोड़ी नहीं रहा, कोई इसने किसी ने बोला थोड़ी नहीं इसको कि तू ऐसे भाग भाई, ना पानी को बोला कि भैया तू नीचे जा। क्यों जा रहा है? वो उसकी नेचर है नीचे की तरफ को जाना, ऊंचाई से नीचाई की तरफ को। खींच उसको ग्रेविटी दी है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, नेचर बन गई है उसकी। ऐसी मैं तुम्हें उठाकर, किसी बच्चे को उठाकर ऊपर से छत से छोड़ दूं तो वो हवा में थोड़ी नहीं जाएगा, नीचे ही गिरेगा ना, ठीक है। तो ये जितनी ऊंचाई थी, अब मान लो उसको मैंने फर्स्ट फ्लोर से छोड़ा तो थोड़ी चोट लगेगी, तीसरे से छोड़ा गहरा चोट लगेगी भाई। तो इस दोनों में क्या चीज चेंज हुई? हाइट। और ये हाइट का चेंज होने का मतलब क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। वो हाई पोटेंशियल पर था और लो पोटेंशियल की तरफ को मूव किया, ठीक है। अब हम इसकी टेक्निकल डेफिनेशन लेते हैं। तो व्हाट इज पोटेंशियल? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to that point in the vicinity of इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, यहाँ मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। ये एक शब्द मैंने यूज किया यहाँ, इन्फिनिटी। तो यहाँ आपको एक चीज याद रखनी है कि जब हम साइंस पढ़ते हैं हम दो चीजों को बहुत ध्यान रखते हैं, सिस्टम और सराउंडिंग, ठीक है। तो मुझे ये समझ आना चाहिए व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम पूरे यूनिवर्स का वो हिस्सा जिसपे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मान लो मैं किसी कमरे में बैठा हूँ और वहां एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, तो वो कमरा मेरा सिस्टम है। उस कमरे से बाहर जो भी है वो सराउंडिंग है, और वो मैं इन्फिनिटी पे ही मानूंगा। क्या मानूंगा? इन्फिनिटी पर ही मानूंगा। तो मान लो मेरे पास एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया है, विसिनिटी का मतलब क्षेत्रफल, एरिया, और एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बेचारा यहाँ है। अब मैंने इसको उठा के यहाँ तक, मान लो यहाँ तक लाने में जो मेरे को वक्त लगेगा उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो ये, इसको हम ले देंगे वी ए मान लो। अगर इसी को मुझे यहाँ एक पॉइंट, ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, बी पर लाना है तो ये लग जाएगा वी बी। इसको यहाँ एक सी पॉइंट पे लाना है तो ये सी। तो ये क्या हो गया? पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट सी, ठीक है। ये समझ आ गया। अब हम सेकंड थिंग फाइंड आउट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। सो ये क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to other within the system और within the electric field, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लग लिया। तो अगर मान लो आपके पास यहाँ एक हमने सिस्टम ले लिया,
एक पॉइंट ए यहाँ है, एक पॉइंट बी यहाँ है, इसका पोटेंशियल है वी ए, इसका पोटेंशियल है वी बी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, दैट विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। अगर हम A से उठा के इसको यहाँ तक ले गए तो इट विल बी वी बी माइनस वी ए। और इसके यूनिट्स क्या होते हैं? द SI यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस is volt, on the name of Volta, on the name of Volta, Alessandro Volta, जिसका नाम मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपसे बताया था कि हम बाद में समझते जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब यहाँ समझते हैं हायर पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा समझने शुरू करो। हायर पोटेंशियल, ये थोड़ा लिखने में मुझे अभी प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस, तो थोड़ी सी स्पेलिंग स्कूलिंग ऊपर नीचे चलेंगे। सो हायर पोटेंशियल क्या होगा? वहां जहां पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इज मोर, मीन्स deficiency of electrons, ठीक है। and the lower potential and that is called where the positive charge is less, ठीक है, the positive charge is less। अब यहां क्या होता है? अब हम एक मेटल को समझते हैं, क्योंकि हमें ये पता है मैक्सिमम मेटल्स कंडक्ट करते हैं। सो इन केस ऑफ मेटल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर लूजली बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस। ये हमने केमिस्ट्री में बात की थी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजिली निकल जाते हैं, जिसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते थे। रिमेंबर, आयनाइजेशन एनर्जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड। तो ये केमिस्ट्री और फिजिक्स साथ चलती है, और इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत ही काम आती है केमिस्ट्री। Bonded and can be easily detached from the atom, so under the action of an electric field, so these free electrons start drifting from points at lower potential to the points at the higher potential, ठीक है। सो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हो गया? ये तो उल्टा जा रहा है। हमने तो कहा था चीजें हायर पोटेंशियल टू लोअर जाती हैं, ये तो लोअर पोटेंशियल टू हायर जा रहा है ना। कुछ सोचने वाली बात है। चलो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक यहां कंडक्टर लेते हैं। अब इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन से जो आवारागर थे पहले, ये हर कहीं भाग रहे थे, कोई इधर को चला हुआ है, कोई उधर को, कोई इधर को। हमने उसके ऊपर फिर हमने क्या किया, इस कंडक्टर के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागने की कोशिश करेंगे। पहले तो वो अपने आप को अलाइंड कर देंगे। अलाइन का मतलब जैसे ही ग्राउंड में आवारागर्दी कर रहे हैं और एकदम माइक पर आवाज है, स्टैंड इट इज, खड़े हो जाओ, सावधान, व्हाटएवर डिफरेंट स्कूल से, आ जाओ भी लाइन पर। तो सब बच्चे लाइन पर हो गए और फिर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे मूवमेंट करने लग पड़े। तो यहाँ आपका करंट फ्लो करना शुरू हो गया। लेकिन ये कब हुआ? जब आपने इसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया। क्या क्रिएट किया? डिफरेंस क्रिएट किया। अब यहाँ दो शब्द हैं, या तो क्रिएट किया या अप्लाइड किया, या अप्लाइड किया, ठीक है। दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। अब क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यस और नो? यही बोला था ना हमने। लोअर पोटेंशियल पे क्या होता है? मोर इलेक्ट्रॉन्स, और हायर पोटेंशियल पे लेस।
इसका मतलब यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है और यहाँ नेगेटिव चार्ज कम है, लेकिन मदर नेचर का तो एक ही फंडा है, बराबरी, बैलेंस करना। यस और नो, बैलेंस करना। तो मदर नेचर क्या बोल रही है कि भैया तुम यहाँ ज्यादा तो इधर को चले जाओ ना, ताकि बराबर हो जाए। सो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ को ड्रिफ्ट होंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ यूजुअली हम ये कह देते हैं कि ड्रिफ्ट होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी मूव करती है, एनर्जी मूव करती है। ठीक है, तो अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिन्होंने साइंस आगे पढ़नी है। तो मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये हमने साउंड या दूसरे चैप्टर पहले पढ़े थे, हर मेटल या जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो नेचुरल स्टेट में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करते रहते हैं अपने यहाँ, इधर 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 वाइब्रेट करते हैं, टिक के कोई नहीं बैठता है, वाइब्रेट करते हैं, पर उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग मोर वाइग्रेसली, वो इतना मूव करना शुरू कर देंगे। अब जैसे ही मूव करेंगे तो उसके बिल्कुल साथ और भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई, अकेला थोड़ी नहीं है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, जिसको हम सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सक्सेसिव कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, अब जब वो कोलिजन होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। वो इलेक्ट्रॉन, अब इसको ज्यादा पैसे मिल गए, मतलब इसको एनर्जी मिल गई, एनर्जी मतलब पैसा। ठीक है, तो ये चलेगा, तो ये क्या करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा और अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा। वो क्या करेगा, वो तीसरे से टकराएगा और इन द सेम वे ये फ्लो ऑफ करंट शुरू हो जाएगा। इसको आप देखो, साइंस को आप रियल लाइफ में भी समझ सकते हैं, इसको आप फ्लो ऑफ इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। कैसे, पुराने जमाने में लोग पैसा नहीं इकट्ठा करते थे, पैसा चलता था कैसे, मैं नौकरी पे हूं, जॉब में हूं, मुझे सैलरी मिली, एनर्जी आ गई। जब तक सैलरी नहीं थी 28 और लास्ट मंथ के लास्ट डेट में चुपचाप बैठा था, जैसे जिंदगी में कुछ है ही नहीं। फिर वो सैलरी मिली, फिर सैलरी मिलते ही सबसे पहले मैंने राशन खरीदा, तो मेरी एनर्जी किसके पास चली गई, राशन वाले के पास। अब राशन वाले ने क्या किया, उसने डीलर से राशन लिया हुआ था, है ना, तो उसने वो मनी उसको दे दी डीलर को। डीलर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर, जहां से वो राशन आया था उसने मैन्युफैक्चरर को दे दी, और मैन्युफैक्चरर ने जो कहां से खरीदा था, वो किसान से, तो वो मनी कहां पहुंच गई, किसान से। बाकी इन्होंने बीच में अपना हिस्सा खा लिया, वो भी हम समझेंगे जब हम इसमें रेजिस्टेंस को समझेंगे। ठीक है, तो ऐसे इकोनॉमी फ्लो करती है। अगर इनमें से कोई बीच में पैसा रोक कर बैठ जाएगा तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी। गॉट इट? इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवे को ट्रांसफर करते हैं, और दिस फ्लो ऑफ एनर्जी को हम करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन आपसे टकराएंगे तब थोड़ी नहीं कुछ होगा, लेकिन जब एनर्जी आपसे टकराएगी तब होगा ना कुछ। अब बात समझे, समझ रहे हैं इसको? अब हम चलते हैं आगे। सो हमने ये तो समझ लिया कि नेगेटिव लोअर पोटेंशियल कहाँ होता है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, और हायर पोटेंशियल जहां पॉजिटिव होता है, मतलब अच्छे लोग और बुरे लोग। तो बुरे लोग नीचे होते हैं, अच्छे लोग हमेशा ऊपर होते हैं, तो यहाँ उल्टा चलता है। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक बात समझ आ गई। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेंगे फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है बच्चे, अब ये जो पोटेंशियल हम डिफाइन करते हैं ये करंट बनाता है। तो करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द करंट, अब हम बात करते हैं करंट की। द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर when a potential difference is applied at the two ends of conductor, जब उसके टू एंड्स पे हमने वो किया, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये मैं नई स्लाइड पे लिखता हूं,
So the current is designated मतलब उसके लिए कौन सा शब्द हमने किया है, दैट इज I। ठीक है, और जो चार्ज होता है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं Q से। अब ये Q जो है ये बेस्ड तो किसके ऊपर है, बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स, बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज कैरी कर रहे हैं टोटल, मतलब उनमें ही है ना चार्ज। तो द चार्ज कैन ऑल्सो बी रिटन एज N इंटू ई, वेयर N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन तो थोड़ी नहीं चलेगा, करोड़ ऑफ करोड़ चलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज जो होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय N इंटू ई। यहां तक बात समझ आ गई। एंड ये चीज याद रखना, द चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। ठीक है, क्वांटा ये शब्द कहां से आया, क्वांटा से। किससे आया भाई, क्वांटा से। क्वांटा का मतलब क्या होता है, पैकेट। इसका मतलब क्या होता है भाई, पैकेट, एक परफेक्ट पैकेट। तो इसका मतलब है आपको 1/2 3/4 ऐसे नहीं मिलेंगे चार्ज, दे विल बी मीट इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स 1 2 3 4 5 सो ऑन। ठीक है, अब हम बड़ी देर से चार्ज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन पे। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है वो मुझे याद रखना है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. 19 coulomb. Now what is the coulomb? The SI unit of charge is, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, ये पता है, सबको पता होना चाहिए एसआई यूनिट्स का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड इंटरनेशनल यूनिट्स। मतलब पहले क्या होता था, जब वैसे लेंथ को फाइंड आउट करते थे तो हिंदुस्तान में बोलते थे भाई एक गिट, एक बाजू, दो बाजू, 4 उंगल, 3 उंगल। अब किसी की उंगली बड़ी हो किसी की छोटी हो तो वो स्टैंडर्ड नहीं हुआ। ऐसे जब वेट होता है, कुछ किलो में लेते हैं, कुछ फुट पाउंड्स में लेते हैं, है ना, अलग अलग एरियाज के अपने, अलग कंट्रीज का अपना अपना सिस्टम था। तो जब एक सिंगल सारे देशों के लोग बैठे और उन्होंने कहा कि नहीं यार ये तो गड़बड़ हो जाएगा, मेरा एक्सपेरिमेंट गलत, मैं कुछ और एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा, सेम एक्सपेरिमेंट किसी और ने किया लेकिन यूनिट्स अलग लिए तो उसकी वैल्यू डिफरेंट आएगी। तो उन्होंने एक सेट बना दिया कि इन चीजों को कि यूनिट जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसे ही लिए जाएंगे। ठीक है, तो कूलम इज द यूनिट फॉर चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, ये इतना चार्ज होता है एक पर। तो अब आ जाओ करंट पे। सो करंट को हमने क्या बोला, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर देते हैं, इट इज करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है भैया, अब जब भी ये वो रेट आता है और ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा तो इसका मतलब हम टाइम से डिवाइड करेंगे, पर यूनिट टाइम लेंगे उसका फ्लो। तो करंट विल बिकम चार्ज अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, इसको और प्यूरिफाई कर सकते हो तो n इंटू ई अपॉन कि एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए आपके हाथ से एक पर्टिकुलर एरिया से। सो दैट इज, जितने ज्यादा निकलेंगे उतने ज्यादा करंट होगा, जितने कम निकलेंगे उतना करंट कम होगा। यहां तक बात समझ आ गई है सब बच्चों को। ठीक है, नाउ अब हमने एक क्वांटिटी ली है करंट, तो इसके भी तो एसआई यूनिट्स चाहिए। सो एसआई यूनिट्स ऑफ करंट, करंट के एसआई यूनिट क्या होंगे भैया, एंड दैट इज इक्वल टू एम्पियर। अब मुझे इसकी डेफिनेशन, कई बार ये एग्जाम में पूछ लेते हैं डेफिनेशन, क्योंकि उनको पता है बच्चे कई बार यूनिट्स की डेफिनेशन को याद नहीं रखते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। सो
It is when 1 coulomb of charge flows थ्रू अ कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर से ही फ्लो करेगा ना भाई, किसी और से थोड़ी नहीं करेगा, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। कुछ बुक्स में इसमें 1 मीटर भी लिखा होता है, लेंथ भी बता देते हैं कि थ्रू कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ, पर हमने इसमें कहीं भी मीटर और लेंथ का इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, तो हम नहीं लिखेंगे, हम इसको सिंपल डेफिनेशन से पढ़ेंगे। ठीक है जी। और इसको हम एम्पियर को डेजिग्नेट करते हैं कैपिटल ए से। जैसे मान लो लिख लिया हमने 2A, तो इसका मतलब है 2 एम्पियर करंट, करंट ऑफ 2 एम्पियर। गॉट इट? यहाँ तक बात समझ आएगी सब बच्चों को। अब हम इसमें एक शब्द समझते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है EMF। उसका नाम है EMF। सो व्हाट इज EM? इस E से इलेक्ट्रो, M से मोटिव और F से फोर्स। ये तुम्हारी जिंदगी का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जिंदगी का मेंटर है, टीचर है। मैंने क्या कहा था कि आवारागर्द जितने बच्चे हैं उनको सही लाइन पे लाने के लिए एक टीचर की जरूरत होती है। तो आवारागर्द फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सही तरीके पे लाने के लिए एक फोर्स की जरूरत है जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। सो इट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है? इट इज द फोर्स विच ड्रिफ्ट द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड EMF। तो यहाँ EMF जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, और EMF की डेफिनेशन चेंज भी हो जाती है जब सर्किट ओपन या क्लोज होते हैं, जो हम आने वाले टाइम पर सीखेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं जाना अभी, सिर्फ हमारे मतलब यही है कि EMF वो है जो इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट करती है, धक्का देती है कि भैया निकल लो, अब तो बहुत हो गया ज़िंदगी में, कुछ कर लो, सारा दिन आवारागर्दी थोड़ी नहीं करनी है, माल रोड पर ही घूमना है ना कि नहीं? ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको एक सही डायरेक्शन की तरफ को मूव करना पड़ेगा। एंड दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, सॉरी अल्फाबेट E। कुछ इसको लिखने का अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीका होता है, आप E लिखो तब भी चल जाएगा, कोई गलत नहीं है उसमें। ठीक है। हाँ, इसमें कुछ बुक्स में, ICSE की कुछ बुक्स में इस EMF को टर्मिनल वोल्टेज भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। वाई टर्मिनल वोल्टेज? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इन टर्मिनल्स पे अप्लाई होता है, बीच में नहीं होता, तो इसीलिए इसको टर्मिनल वोल्टेज भी बोला जाता है। ठीक है। व्हेन द सर्किट इज नॉट यूज्ड, यूज का मतलब जब ओपन सर्किट है, अभी करंट फ्लो नहीं किया, उससे पहले जो अप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? अब यहां से आगे हम चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ। अब क्योंकि हर एक चीज है हमारे पास, तो उसको हमें समझना भी पड़ेगा कि क्या फिजिक्स ने कोई ऐसे लॉ बनाए हैं कि जिनको हम यहाँ यूज कर पाए। ठीक है, तो ये पहले हमारे थे ओम्स जी। ठीक है, उन्होंने एक डेफिनेशन दी। उस ही सेज द करंट flowing in an electric circuit is directly proportional to the voltage applied across the
voltage applied across the ends of conductor, ends of conductor. ठीक है, कुछ बुक्स में इसको किसी और वे से भी डिफाइन कर रखा है, उन्होंने कोई और डेफिनेशन दी है, पर अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन कि करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल. क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट थोड़ी नहीं पैदा होगा. कुछ बुक्स ने इन्होंने ऐसे लिख दिया जो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पर वो गलत है, टेक्निकली नहीं होगा. कॉज जो होगा वो मेन होगा ना, उसकी वजह से वो हो रहा है. तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. तो यहां हम बोल देंगे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, जितनी ज्यादा वोल्टेज कम होगी उतना करंट कम हो जाएगा. तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया उन्होंने, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I कर दिया. नाउ ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ये तो आपने क्लास 7 और 8 में पढ़ा होगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट उसमें. सो अब इसको हटाना भी पड़ेगा क्योंकि हम तो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं ना. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ proportionality, is known as the constant of proportionality, known as a resistance, known as resistance. अब हमने टेक्निकली रेजिस्टेंस को समझना था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस. तो पहले तो ये शब्द ही बता रहे कि रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्ट करना किसी चीज को, यस और नो, पर एक्चुअल में क्या होता है वो समझते हैं. हमने जब इसकी कहानी शुरू की थी तो हमने कहा था एक वंस देयर वाज अ मेटल, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ जो ड्रिफ्ट हो रहे थे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे. लेकिन कैसे कर रहे थे? बाय कोलाइडिंग विद ईच अदर, एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को. लेकिन क्या हो कि अगर वो बेचारा इलेक्ट्रॉन गया तो था दूसरे के टकराने, क्योंकि ये मेटल में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, वहां एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी होंगे, मोटू मोटू ऐसे ऐसे. तो क्या होगा? जरूरी नहीं कि, पॉसिबिलिटी तो है ना, जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन हर बार इलेक्ट्रॉन से टकराया, कई बार वो एटम से भी टकरा सकता है. ठीक है, सो मैं कंपैरिजन देता हूं एक एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में. अगर मेरे पास ये इतना सा इलेक्ट्रॉन है तो जो सॉरी हाँ, तो एटम जो होगा ना वो पूरी स्क्रीन इतना बड़ा होगा. तो मान लो इतनी छोटी सी चीज जब इससे टकराएगी तो इसका तो कुछ नहीं होगा, यस और नो. लेकिन जो उसके पास है वो भी जाएगा. जैसे आज की डेट में क्या होता है कि मान लो आप केस लड़ने गए हो, अगली पार्टी बहुत अमीर है, वो हाई कोर्ट, पहले सेशन कोर्ट में लड़ रही है, फिर हाई कोर्ट में लड़ रही है, फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है, आपके पैसे खत्म हो गए, तो उसका तो कुछ नहीं गया, आपकी एनर्जी जो पैसे थी वो खत्म हो गई. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जिंदगी के साथ ही है साइंस जुड़ी हुई. इसको ऐसे समझोगे तो आप कभी लाइफ में नहीं भूल पाओगे कि क्या कॉन्सेप्ट हुआ. तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वो एक बड़े आदमी से टकरा गया और अपनी एनर्जी लूज कर दी. अब वो जो उसने एनर्जी लूज की वो किसको मिली? वकील को. तो चेंज ऑफ एनर्जी हो गया. तो यहां जो रेजिस्टेंस ये इलेक्ट्रॉन्स के टकराने पर एटम से जो एनर्जी लॉस होगी वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम बोलेंगे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी. मैं सिर्फ 3 ही ले रहा हूं अभी. हीट एनर्जी के एग्जांपल है हीटर घरों में, रेडिएशन भी ले लेते हैं. चलो, लाइट एनर्जी बल्ब, इसमें रेजिस्टेंस होती है तो एनर्जी लॉस होती है और बल्ब ग्लो करना शुरू करता है. साउंड एनर्जी स्पीकर, बिना लाइट से कभी देखा स्पीकर चलते हुए? उसको करंट चाहिए होता है. और रेडिएशन दैट इज माइक्रोवेव ओवन. तो इस सब में क्या हो रहा है? एनर्जी लॉस हो रही है. कौन कर रहा है? बेचारा इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है. सो व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस? सो बेसिकली अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं रेजिस्टेंस की. मैं पहले इसको गोले को साफ कर लेता हूं. सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? So resistance is, it is the obstacles offered
in the flow of current by the material of substance. Material of सब्सटेंस। अब मैंने एक वर्ड यूज किया मटेरियल, इसका मतलब है कि सारी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, मटेरियल पर, किस तरह का मटेरियल है वो। आई बात समझ में? यहां से फिर कंडक्टर वगैरह की नई डेफिनेशन आएगी, ठीक है। सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? इट इज द ऑब्स्टेकल ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट बाय द मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस। इसलिए ही कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं और कुछ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। So what are the conductors which allow the electricity to pass easily? So they have less resistance. Other one is insulator, in which the resistance is very high. They do not allow the electricity to pass. मैं जान ही नहीं दूंगा electrons को. And the third is semiconductors, which allow the electricity to pass under certain circumstances. Under certain कंडीशन और सर्कमस्टांसेस। और ये यही होते हैं जो सेंसर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सेंसर। सुना होगा स्मोक सेंसर, लाइट सेंसर, मोशन सेंसर्स, है ना। तो ये सेंसर होते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी अंडर सर्टेन कंडीशन। अगर कंडीशन होगी तो वो कंडक्ट करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो यहां तक हमारा ओम्स लॉ था। अब ओम्स लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्राफ की। ये दो तरह के होते हैं, एक हम लेंगे आई वी और दूसरा ग्राफ लेंगे वी आई। तो वैसे तो नॉर्मल कंडीशन में दोनों में ये स्टेट मिटा देता हूं, पहले रुको आपको बताते हैं, इसको जरा अच्छे से बना देते हैं, ठीक है। तो हम यहां से ले लेते हैं भाई एक लाइन, ये लाइन ले ली हमने ग्राफ बनाने के लिए। तो जो नॉर्मल कंडीशन होगी दोनों के केस में ग्राफ ऐसे ही होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। सो ये वाला हो गया आपका वी ओ वी आई और आई वी। अब इसको समझ लेते, पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ और बढ़ गया तो यहाँ और पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया, ठीक है। ग्राफ पेपर आपने किया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्लास 10 मैथ्स या 9th में भी था लीनियर इक्वेशंस, ग्राफ ऑफ लीनियर। तो ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे ग्राफ वैल्यू बढ़ रही है करंट भी बढ़ता जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का। ये बात समझ आ गई। लेकिन इसी में आपको एक और ग्राफ समझना पड़ेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो आपके पास ये ग्राफ है और यहाँ उसने एक ही पर 3 ग्राफ बना रखे हैं ऐसे। फिर हमने एक और ले लिया, ठीक है। ये है वी आई ग्राफ और ये है आई ग्राफ। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, ओ सॉरी, ये हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे प्रभु, ऐसे ये हो जाएगा V और ये हो जाएगा I। अब सवाल ये है कि इनमें फर्क क्या है। मान ये है एक मटेरियल A का है, ये B का है और ये C का। यहाँ भी A का है, B का और C का। तो मेन प्रॉब्लम है कि आपको ग्राफ पढ़ने आना चाहिए क्या होता है। तो हम इसमें देखते हैं यहाँ कि यहाँ वोल्टेज बढ़ी, ये वाला करंट तो कम हुआ, ये वाला उससे ज्यादा हुआ करंट और ये सबसे ज्यादा हुआ करंट। इसका मतलब यहाँ सिर्फ थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाने पे ए ने तो बहुत ज्यादा करंट शो किया, बी ने कम किया और सी ने कम किया, सबसे कम किया। इसका मतलब कि जो ए था इसमें रेजिस्टेंस कम थी, क्योंकि जितनी रेजिस्टेंस कम होगी उतना करंट ज्यादा होगा, उतना करंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। इसका मतलब है करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ A इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ B विच इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ C। अब बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया उन्होंने ये नहीं चेक किया कि VI दिया है कि IV दिया है।
और दे धड़ाधड़ टीचर्स ये पढ़ाते जितना ज्यादा एंगल होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी या उतना ज्यादा होगा, दे धड़ाधड़ आंसर देने पे यार ठीक है, वो गलती हम करते हैं। यहाँ नहीं, आपको ये ग्राफ को पढ़ने आना चाहिए। अब इसमें क्या बोल रहा है वो देखो, करंट यहां तक आया, इसमें पोटेंशियल कम लगा, इसमें ज्यादा लगा, और इसमें तो बहुत ही ज्यादा लगा। पोटेंशियल वो पावर है, वो काम है जो आपको आप कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें थोड़ा पोटेंशियल लगा सेम करंट के लिए, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस जो होगी सबसे कम होगी, इसकी उससे ज्यादा और उसकी सबसे ज्यादा। So resistance of A is greater than resistance of B, which is greater than resistance of C. But यहाँ उल्टा होगा, resistance of C is greater than resistance of B, resistance of C. ये अगर आपने कर लिया, ये इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है 1 और 1 और 2 साल में। और आईसीएससी और सीबीएसई में तो चलो बहुत अच्छा है कि मैच हो रहा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये गलती स्टूडेंट हर बार करते हैं, क्योंकि उन्हें बस टीचर ने बताया होता और खुशी हो जाती, वाह ये तो वही क्वेश्चन है जो पढ़ कर गए थे। और वहाँ ये नहीं ध्यान देते कि यहाँ वी आई लिखा है कि वी लिखा है, यहाँ आई वी लिखा है कि आई लिखा है। सो ये आज का लेक्चर था, ये इंट्रोडक्शन थी पूरे चैप्टर की। इसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसे फर्दर चलेंगे।